तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज। आज के इस वीडियो के अंदर हम केवीएल एंड केसीएल पे डीप डाइव करने वाले हैं। भैया दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट के जहां से न्यूमेरिकल कन्फर्म पर 110 कन्फर्म भी है, कन्फर्म होता है 110% भैया आने वाला है। ठीक है, चलिए तो डीसी सर्किट का जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो है भैया ओम्स लॉ, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही पढ़ा दिया। लेकिन मैं चाहता था कि इसको अगर डेफिनेशन एग्जाम में आ जाए तो प्रॉपर आपसे बनना चाहिए। तो ओम्स लॉ क्या कहता है भैया? ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, अगर आप वोल्टेज रिड्यूस करोगे तो करंट रिड्यूस करेगा। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज आर, एंड आर इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। क्या है भैया? रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या हो गया? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V इज इक्वल टू आई आर। जो वोल्टेज होता है वो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है ये केवीएल एंड केसीएल के अंदर। ठीक है, तो ये केवीएल एंड केसीएल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। तो सबसे पहली चीज भैया हमें ये समझ में आई। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ स्टेट्स at constant temperature and other physical conditions the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it। भैया जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से या पूरे सर्किट से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? भैया आपके पोटेंशियल डिफरेंस के। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका क्या है? V is directly proportional to I। अगर आप यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो आप V इज इक्वल टू आई आर इंट्रोड्यूस करते हो। तो V इज इक्वल टू आई आर में V है आपका वोल्टेज, I है करंट, और ये किस में उसको नापा जाता है वो भी लिखा है, वोल्टेज वोल्ट में नापते हैं, करंट एम्पियर में नापते हैं, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट आपका ओम है, वो सब भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए, ये हो गया भैया आपका ओम्स लॉ। कुछ और ओम्स लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आप नोट करो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो आपका करंट डिक्रीज करेगा। अब ये क्या चीज है भैया कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा। भैया V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। यानी कि V बाय आर इज इक्वल टू आई में लिख सकता हूं। क्या मैं आर को इधर भेज सकता हूं? बिल्कुल भैया भेज सकते हो। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका करंट जो है इंक्रीज होगा। इसको आप वैसे भी तो समझ सकते हो, अगर आप एक तार में से करंट जो है दौड़ा रहे हो या करंट पास करवा रहे हो तो जितना कम वायर का रेजिस्टेंस होगा उतने इजीली जो है आपका करंट फ्लो होगा। ये चीज तो हमें पता है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल हमें पता है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं V बाय आई इज इक्वल टू आर। तो ये अलग अलग फॉर्मुलाज हैं जो कि एक सेम फॉर्मूला से डिराइव होते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब भैया डायरेक्टली बात करते हैं आपके केसीएल पर कि भैया केसीएल क्या होता है। केसीएल समझना, कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत सारी वायर्स जो है एक सिंगल पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। मान लो बहुत सारी वायर्स हैं, एक भैया इधर से आ रही है, ठीक है, एक मेरी वायर इधर से आ रही 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 है। मल्टीपल वायर्स को हमने एक सिंगल पॉइंट में यहां पे कनेक्ट कर दिया। इस सिंगल पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं भैया? इसे हम कहते हैं जंक्शन। अब इस सिंगल पॉइंट में कई बार करंट आ रहा होता है और कई बार यहां से करंट जा रहा होता है। तो मान लीजिए एक I1 करंट है जो कि यहां से जा रहा है, एक I2 करंट है जो कि यहां से जा रहा है, एक I3 करंट है जो कि यहां पर आ रहा है, ठीक है, इनकमिंग करंट है। देन एक आपका I4 करंट है जो कि यहां पर आ रहा है। देन आपका एक I5 करंट है जो कि अगेन यहां पर आ रहा है। तो ये क्या हो गया भैया? ये जंक्शन में हटा देता हूं, थोड़ा ये जो है बदतमीजी कर रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर ये सभी चीजें हमें समझ में आ रही है कि भैया एक जंक्शन क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिसमें सारे करंट के जो लाइन्स हैं या जो वायर्स हैं आपस में आके यहाँ पे जुड़े हों। फर्क नहीं पड़ता कि भैया कौन सी लाइन से करंट जा रहा है और कौन सी लाइन से करंट आ रहा है। केसीएल क्या कहता है? सबसे पहले केसीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स साइंटिस्ट थे, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? करंट लॉ ये कहता है कि भैया सम ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट और एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर जितना भी इनकमिंग करंट या आउटगोइंग करंट है सबका एडिशन क्या होगा भैया? जीरो होगा। इसका मतलब क्या है? मैं कह सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4
और प्लस I5 आपका क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा किरचॉफ लॉ कहता है। तो किरचॉफ लॉ नॉर्मली क्या कहता है कि एक जंक्शन पर जितना भी इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट है उन सब का अगर आप एडिशन करते हो तो वो क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको अदर भाषा में भी आप ये कह सकते हो कि जितना करंट आता है एक जंक्शन में उतना ही करंट आउटगोइंग जाता भी है, आप ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। ये मतलब जितना इनकमिंग करंट आया उतना ही आउटगोइंग करंट भी गया। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज समझ में आ रही है। तो इसको भी आप मत नोट करो, मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी नोट करवाता हूं, ठीक है। तो ये रहा भैया किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट द टोटल सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग अ नोड, भैया जंक्शन को हम नोड भी कहते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक किसी नोड पर, एक किसी जंक्शन पर जितना भी इनकमिंग और आउटगोइंग करंट रहता है उन सब का एडिशन अगर आप कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, की एक नोड पर जितना करंट आया उतना ही करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि चला भी गया। ये एक मेरा डायग्राम भी यहां लिखा हुआ है, यहां पर मैंने लिख दिया है कि भैया सम ऑफ, यहां क्या है, समेशन है, समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको नोट करिए। चलिए, तो ये हो गई भैया मेरे केसीएल की बात। अब केसीएल के बाद केसीएल के कुछ यहां पर चीजें लिखी हुई हैं, वो आप नोट कर लो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए हैं एग्जाम ओरिएंटेड, तो नोट कर लेना। अब नेक्स्ट हमें केवीएल पढ़ना है। केवीएल पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए भैया। सबसे पहले समझो कि वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, और साथ ही साथ आप समझो कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ठीक है। दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि भैया वोल्टेज गेन क्या होता है और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। अब ये जो कोई भी सर्किट होता है, मान लो मैंने कोई सर्किट बनाया, ठीक है, कोई भी मैंने आप लोग सर्किट बनाया, मान लो इसमें एक रेजिस्टर डाल देते हैं, ठीक है, एक ही रेजिस्टर डालते हैं, चलो कोई बात नहीं, और एक जो है एक आपका करंट सोर्स डाल देते हैं, मतलब आपका एक वोल्टेज सोर्स डाल देते हैं। तो ये हमने वोल्टेज सोर्स डाल दिया है यहाँ पे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस सर्किट के अंदर मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस सर्किट में इस तरीके से करंट आपका मूव हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से करंट जो है आपका मूव हो रहा है, और जब करंट यहां से यहां जाएगा तो यहां से यहां वोल्टेज गेन हुआ कि वोल्टेज ड्रॉप हुआ, भैया यहां से यहां वोल्टेज गेन हुआ, भैया क्या हुआ, वोल्टेज गेन हुआ। तो जब भी हम एक वोल्टेज सप्लाई लगा देते हैं, जब भी हम एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, तो यार मुझे एक चीज बताओ, अगर आप यहां पर एक वोल्टेज सोर्स लगाओगे तो सर्किट में वोल्टेज गेन होगा कि वोल्टेज ड्रॉप होगा? ऑब्वियसली भैया वोल्टेज गेन होगा। अगर मैं एक सर्किट में बैटरी लगा देता हूं तो उस सर्किट में वोल्टेज की मात्रा बढ़ जाएगी ना भैया, उसको हमने वोल्टेज सप्लाई कर दी, वोल्टेज ड्रॉप थोड़ी हो जाएगा। ये चीज हमें पता चली। देन हम बात करते हैं कि जब मेरा करंट यहां से मूव कर रहा होगा तो इस दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा या फिर वोल्टेज गेन होगा? भैया ये रेजिस्टेंस ने वोल्टेज ड्रॉप कर दिया, तो जब यहां पर रेजिस्टेंस लग जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं वोल्टेज गेन की, तो जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो हमें क्या होता है? हमें वोल्टेज गेन होता है। क्या होता है भैया? हमें वोल्टेज गेन होता है। जैसे इस केस के अंदर उसी तरीके से अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे, जब आप यहां पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। मुझे एक चीज बताओ, जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाता हूं, मैं पहले -10 था, फिर मैं पॉजिटिव, अरे यार मेरा सारा नेगेटिव पॉजिटिव चला गया। कोई बात नहीं, लाइट आ जाने दो, फिर उसके बाद पढ़ाता हूं। चलिए, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता था कि भैया वोल्टेज गेन का मतलब ये होता है कि जब भी हम माइनस से प्लस में जाते हैं, अगर भैया अभी वोल्टेज था 10, अभी 10 वोल्ट वोल्टेज था, और मैंने क्या किया, मैंने एक 10 वोल्ट का और वोल्टेज ऐड किया, वोल्टेज सोर्स ऐड किया, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में हम गए। किससे गए भैया? नेगेटिव से पॉजिटिव में गए, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में मुझे क्या होता है? मुझे वोल्टेज गेन होता है। लेकिन अगर वही मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊं, जैसे मैं एक सर्किट के एग्जांपल से बताता हूं यार, सबसे आसान चीज होती है
ठीक है। तो यहां पर मान लो समझो कि करंट की डायरेक्शन मैटर करती है। केवीएल के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो करंट की डायरेक्शन मैटर करेगी। होगा क्या कि अगर आपने जो करंट है वो इस डायरेक्शन में ऐसा लिया है जिसको कहते हैं क्लॉकवाइज, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि अब जब हम इस 2 पॉइंट के अराउंड वोल्टेज गेन हुआ या ड्रॉप हुआ ये नोट करेंगे, तो यहां हम क्या करेंगे भैया, यहां तो नेगेटिव था, यहां पॉजिटिव था, इस डायरेक्शन में करंट था, तो हमने कहा ये वोल्टेज गेन हुआ। क्या हुआ? वोल्टेज गेन हुआ। अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ऐसी होती एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस के अंदर करंट इधर से फ्लो करता और ये क्या हो जाता, ये भैया पॉजिटिव से नेगेटिव यानी वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करते। जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे ये सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि वोल्टेज गेन जो है वो वोल्टेज सोर्स ऐड करने से होता है और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाने में होता है। और साथ ही साथ अगर आप कोई रेजिस्टेंस भी लगा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी वोल्टेज ड्रॉप का ही काम करती है। भैया रेजिस्टेंस लगी है, ये वोल्टेज एक तरीके से कह सकते हो कंज्यूम करेगी यानी वोल्टेज ड्रॉप करवाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हमें समझ में आया। ये वोल्टेज गेन और वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इसको भी आप बना लेना। चलिए अब बात करते हैं भैया एग्जैक्टली केवीएल क्या होता है। एग्जैक्टली भैया केवीएल क्या होता है? तो केवीएल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज गेन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप। भैया एक सर्किट के अंदर इन अ सर्किट जितना भी वोल्टेज गेन हुआ इज इक्वल टू जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ। वही करंट लॉ जैसा ही है लेकिन वोल्टेज पे अप्लाई हो रहा है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक कंप्लीट सर्किट के अंदर जितना वोल्टेज गेन हुआ उसको ऐड कर दो और जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको ऐड कर दो, तो सम ऑफ ऑल वोल्टेज गेन एंड ड्रॉप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ रही है। अब इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो कि भैया जितना सर्किट के अंदर आपने वोल्टेज सप्लाई किया यानी कि जितना सर्किट के अंदर वोल्टेज गेन करवाया उतना ही तो कंज्यूम हो सकता है ना एट मैक्स, तो उतना ही कंज्यूम होगा, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द टोटल सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। यानी भैया जितना भी वोल्टेजेस हैं, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस में कौन कौन से वोल्टेज? सारे वोल्टेज ड्रॉप और सारे वोल्टेज गेन आ रहे हैं। तो सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वोल्टेज होता है वो क्या होता है? 0। ठीक है, सम ऑफ वोल्टेज राइजेस इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। सम ऑफ ऑल वोल्टेज गेन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज्ड लूप। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि भैया समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। चलिए इसको नोट करिए। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा एक सर्किट हुआ, ठीक है, अब इस सर्किट के अंदर यहां मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया, यहां मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया, यहां मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया। अब यहां पर समझना, यहां पर ये मैंने रेजिस्टेंस लगाया। क्या लगाया भैया? ये मैंने रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। और रेजिस्टेंस में क्या दिक्कत हो रही है? रेजिस्टेंस में दिक्कत हो रही है कि ये वोल्टेज ड्रॉप करवा रहे हैं, ये भी वोल्टेज ड्रॉप करवा रहे हैं, यहां से हमें वोल्टेज गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका सम ऑफ, अगर आप सारे के सारे वोल्टेज सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस कर दोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। अब यहां पर कुछ माइनस में भी होंगे, कुछ माइनस में होंगे, तो ये बेसिकली सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए आई होप आपने ये पर्टिकुलर चीज नोट कर ली होगी। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स की। तो ये कुछ पॉइंट्स आप एग्जाम में लिखने के लिए नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो भैया केवीएल भी हो गया। अब दो चीजें हमें यहां पर जाननी जरूरी है कि भैया मैश एंड लूप क्या होता है। मैश एंड लूप क्या होता है? अब मैश एंड लूप समझने के लिए आपको एक सर्किट बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये मेरा एक सर्किट है जिसमें मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, यहाँ पर भी मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर भी मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, यहाँ पर मैंने एक और वोल्टेज सोर्स लगाया और यहाँ पर मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है। मान लीजिए मेरा सर्किट हो गया। ठीक है, अब ये सर्किट के अंदर ये हो गया ABCD E और F, ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे नोड्स हो गए। नोड्स क्या होते हैं भैया? नोड का मतलब होता है जहां पर एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक वायर्स आकर के कनेक्ट हो रही है, तो उसको हम नोड कहते थे। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा समझना कि सबसे क्लोज्ड सर्किट, जो आपके क्लोज्ड सर्किट्स होंगे, जहां पर भी आपको क्लोज्ड सर्किट दिखेंगे, क्लोज्ड सर्किट ही आपके लूप होते हैं। क्या होते हैं? लूप होते हैं। भैया क्या कहना चाह रहे हो? क्या ये ABEF लूप है? लूप से यहां लिख लेते हैं कौन कौन से भैया लूप्स हैं। तो लूप क्या भैया मेरा ABEFA ये आपके लूप हैं? बिल्कुल भैया। तो ABEF ये क्या हो गया? आपका लूप हो गया। क्या भैया मेरा BCDE एक लूप है? बिल्कुल भैया। तो BCDE एक लूप है। तो बेसिकली एक पॉइंट से शुरू हो रहा है,
घूम रहा है पूरा सर्किट और वापस उसी पॉइंट पे आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक लूप हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ए सी डी एफ, क्या ये भी एक लूप है? क्या ए सी डी एफ, क्या ये भी एक लूप है? बिल्कुल भैया, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है। अब बात करते हैं मैश की, अब बात करते हैं भैया मैश की, अब बात करते हैं मैश की। तो मैश का समझना, मैश का समझना, मैश इज द स्मॉलेस्ट लूप, दिस इज द स्मॉलेस्ट लूप, मतलब इसके अंदर और फर्दर लूप्स नहीं होंगे। मतलब समझने की बात, ए सी डी एफ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फर्दर दो लूप्स हैं, ए बी ई एफ और बी सी डी ई, है ना, समझो। अगर मैं इस पूरे लूप की बात करूं तो इसके अंदर फर्दर दो लूप्स हैं, ये वाला और ये वाला। लेकिन 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 क्या हम इस बड़े लूप को एक मैश कह सकते हैं? नहीं भैया, इस बड़े लूप को एक मैश नहीं कह सकते। तो यहां पर सिर्फ दो मैश हैं, एक ये वाला मैश और एक ये वाला मैश। ऐसा मैश, मैश एक ऐसा लूप है, मैश इज अ टाइप ऑफ लूप जिसके अंदर फर्दर कोई भी पार्टीशंस नहीं होते। समझे बात को कि भैया ये जो मैश है इसके अंदर फर्दर कोई भी आपको पार्टीशन दिख रहा है क्या? मान लीजिए यहां पर एक और अगर ऐसे करके रेजिस्टेंस लगा होता तो भैया दो पार्टीशंस हो गए, अब ये एक छोटा लूप और ये एक छोटा लूप, तो ये बड़ा वाला मैश नहीं होता, बड़ा वाला मैश कंसिडर नहीं होता। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से ये जो ए सी डी एफ है ना, ये बड़ा लूप जो है, ये एक लूप तो है लेकिन एक मैश नहीं। और ये जो ए बी ई एफ है, ये एक लूप भी है और एक मैश भी है। तो यहां पर ऐसा समझना कि एवरी मैश इज अ लूप, हर मैश एक लूप ही होता है। लेकिन क्या हर लूप एक मैश हो सकता है? नहीं भैया, हर लूप एक मैश नहीं होता है। आशा करता हूं आपको मैंने मैश और लूप की कहानी जो है कंप्लीट तरीके से समझा दी होगी। तो इस केस के अंदर मेरे मैश कौन कौन से हैं भैया? मैश है ए बी ई एफ, और कौन से मैश है? बी सी डी ई, बी सी डी ई भी एक मैश है। क्या ए सी डी एफ एक मैश है? नहीं भैया, नहीं है। ठीक है, चलिए तो नोट करिए, रुकिए, इसको पहले आप डेफिनेशन वाइज नोट करिए। तो ये आपका मैश हो गया, अ लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ। अभी पहले लूप की डेफिनेशन है, तो एक लूप क्या है? एक कोई भी क्लोज पाथ इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच नोड इज रिपीटेड। अब ऐसा समझो, एक्सेप्ट द फर्स्ट नोड, मतलब लूप भाई यहां पर समझना, नो नोड इज रिपीटेड एक्सेप्ट, अरे यार यहां पर एक्सेप्ट की स्पेलिंग, हाँ चलो ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक, एक्सेप्ट द स्टार्टिंग नोड। तो बेसिकली लूप क्या होता है? एक कोई भी क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर कोई भी नोड रिपीट ना हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां से हमने शुरू किया बी सी डी ई, फिर वापस बी पे चले गए, तो ये एक लूप है, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग जो नोड है वही बस रिपीट हुई है, बाकी कोई भी नोड रिपीट नहीं हुई, है ना। अगर मैंने ये पाथ चूज किया होता बी सी डी और बी सी और डी, अगर मैंने ऐसा किया होता पहले बी से सी गए, सी से डी गए, फिर डी से सी गए और फिर बी गए, क्या ये लूप था? नहीं था, क्योंकि भैया सी दो बार रिपीट हुआ। ठीक है, तो ये कहना, कवि इस कथन से ये कहना चाह रहे हैं, बस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, चलिए, a mesh is a closed loop in a circuit which does not contain any other closed loop inside it। मैश एक ऐसा क्लोज लूप है जिसके अंदर फर्दर कोई भी क्लोज लूप नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका मैश एंड लूप की कहानी हो गई। ठीक है, तो ये दोनों लिखा हुआ है मैश और ये लिखा हुआ है लूप। चलिए सो नोट करिए, एंड मैश एंड लूप पे कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये दो चीजें और लिखी हुई हैं, तो ये भी आप नोट कर लेना। एंड ये डायग्राम आपको बनाना ही है, ये एग्जाम में वाला डायग्राम बनाना ही है। ये मैंने दे दिया एक आसान डायग्राम, एक थोड़ा सा टफ डायग्राम देखें भैया, टफ नहीं है, टफ क्या ही है, वही सेम डायग्राम है मान लो, बस थोड़ा सा ज्यादा इसमें भरा भरा दिख रहा है। तो ऐसा समझो कि यहां पर समझना, मुझे क्या दिख रहा है कि भैया जैसे ये जो पूरा का पूरा जो लूप है, ग्रीन ब्लू कलर से आपको लूप दिख रहे हैं, तो जैसे आपका ये एक पूरा बड़ा लूप है, ये एक छोटा लूप है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे लूप्स हैं ये भी लूप्स हैं, लेकिन रेड कलर से हैं जो एकदम क्लोज सबसे छोटे लूप्स, वो मैश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ना, ये एक सिंगल नोड भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये लाइन एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगी, तो भी बात वही रहेगा। तो ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है नीचे वाली, ये एक सिंगल नोड ही है। तो इस तरीके से आप इसको देख लेना। चलिए, तो यहाँ पर कितनी नोड्स हैं? एक नोड, दो नोड और ये नीचे वाली एक है, सिंगल है, तीन नोड। और ये सिंगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस होता तो ये एक सिंगल नोड नहीं होती। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस वजह से इसको एक सिंगल नोड की तरह हम समझ सकते हैं। ऐसा समझो ना यार कि अगर मान लो तीन तारें आके यहाँ से जुड़ रही हैं,
3 तारें यहाँ से आके जुड़ रही हैं, तो भाई इसको ऐसे जोड़ दो या फिर इसको तीनों को ऐसे जोड़ दो, बात तो बराबर है। तो यहाँ पर ये जो घुमाव है इसको एक नोड थोड़ी समझोगे, नोड का मतलब कि 2-3 कंपोनेंट्स आके जहाँ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये छोटी चीज समझ पा रहे हो। ये हो गया आपके मेंशन लूप, इसको ऐसे नोट करने की जरूरत नहीं है, बस बता दिया मैंने आपको। चलिए अब बी ट्रिपल ई तो भैया हम यूट्यूब में एब्सोल्युटली फ्री पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूं ईडी M2 जैसे सब्जेक्ट्स की जो एक्चुअली भैया आपकी बैक लगवा रहे होंगे इस सेमेस्टर के अंदर, वो हम पढ़ने वाले हैं एडवारा ऐप में। कहां पढ़ेंगे भैया? एडवारा ऐप में। तो ये मेरा डिसीजन था कि बी ट्रिपल ई और केमिस्ट्री आपको यूट्यूब पर एब्सोल्युटली फ्री एडवारा इंजीनियर्स चैनल पर मिल रहा होगा, लेकिन M2 और ईडी आपको एडवारा ऐप पर फ्री में मिलेगा। तो यहां पर M2 और ईडी आपको डेमो लेक्चर्स भी मैं देता हूं, तो आप जाइए सर्च करिए एडवारा M2 और मतलब M2 या ईडी जो भी आपको सर्च करना हो, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी आप डाल सकते हो, तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप तक प्लेलिस्ट पहुंच जाएगी। जाना, उसमें M2 ईडी कैसा पढ़ाया गया है पहले उसको देखना, समझना। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको ये लगता है कि हाँ यार ये सामने वाला आदमी है जो सचिन भैया है, ये M2 मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं और मुझे इनसे कंप्लीट बैच के अंदर पढ़ना है, तब जाके एडवारा ऐप डाउनलोड करना और एडवारा ऐप के अंदर डायरेक्टली इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आपको ये बी ट्रिपल ई की क्लासेस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सचिन भैया ने बी ट्रिपल ई भी काफी अच्छा पढ़ाया, तो मुझसे M2 भी पढ़ सकते हो। और ईडी आपको पढ़ा रहे हैं अनिकेत आनंद सर, तो आप इंडिविजुअली भी इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो और एक कॉम्बो बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। यहां पर आपको प्राइस भी कम होगी और यहां पर आपको 4 सब्जेक्ट्स इस सेमेस्टर के कंप्लीट मिल रहे होंगे। चलिए, आशा करता हूं चीज आपको समझ में आई। और बाकी हमारी एडवारा वेबसाइट भी है, लैपटॉप पे आप एडवारा वेबसाइट भी पढ़ सकते हो, बट इसका कोई वो नहीं है कि मैं इसको कब बंद कर दूं, क्योंकि आजकल पायरेसी वगैरह काफी इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन एडवारा ऐप आपका हमेशा रहेगा। चलिए भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट्स में जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी चीजें हो, मुझे जरूर बताना और मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊं मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।